सरकारी स्कूल की टीचर राधिका जी एक गांव में पढ़ाती थी, जिस वजह से वह रोज़ ऑटो लेकर पढ़ाने जाया करती थी, जिस कारण कभी कभी उनकी मुलाकात अरविंद जी से हो जाती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। अब अरविंद जी ने अपने घर में इस बारे में बात की। घर वालों ने थोड़ा सा ना नुकुर करने के बाद शादी के लिए राजी हो गए और उनकी शादी बहुत धूमधाम से हो गई। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन शादी के 10 साल होने को आए थे, उनके कोई संतान नहीं है। बहुत से मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मन्नत मांगते, इतनी दवाई कराई, फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय बाद भगवान ने उनकी सुन ली। उनके घर में एक बच्चे की कुलकारी गूंजी। उन 10 सालों में न जाने राधिका जी ने कितने ताने सुने, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कर भी क्या सकती थी। उनके हाथ में तो था ही नहीं, लेकिन वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, जो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि पत्थर दिल इंसान का भी दिल पिघल जाए। लेकिन न जाने उनकी किस्मत में क्या लिखा था, जो उन्हें कुछ न कुछ बात पर ताने सुनने को मिल ही जाते थे, लेकिन वह किसी को उल्टा जवाब न देते हुए चुपचाप रहकर सहन कर जाती थी। लेकिन एक दिन ईश्वर ने उनकी सुन ही ली और उन्होंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राधिका जी शादी से पहले ही एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका थी, लेकिन पहले बच्चे के गोद में आते ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह अपने बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे, ताकि वह अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर सकें। फिर 2 साल बाद राधिका जी के एक बेटा और हो गया। अब तो राधिका जी अपने दोनों बेटे करण अर्जुन को पालने पोसने में ही व्यस्त हो गईं। उनके पति अरविंद जी उन्हें कई बार कहते हैं कि उनके दोस्त बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। लेकिन राधिका जी अपने बच्चों की परवरिश या तबीयत का हवाला देकर उन्हें मना कर देती हैं। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। अरविंद जी के दोस्त तो हमेशा कहते, यार तुम दिन रात काम में ही लगे रहते हो, सारा समय परिवार के लिए ही लगा देते हो, कुछ समय अपने लिए भी निकाला करो। उनकी बात सुनकर अरविंद जी कहते हैं, अरे भाई आप लोग समझते नहीं हो, हमारे 2 बेटे हैं, यही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। वह जिन्हें अपने बुढ़ापे की लाठी समझ रहे थे, वे ही बुढ़ापे में लाठी बनकर बरसेंगे। अरविंद जी अपने ज़माने के बहुत अच्छे व्यापारी थे। उनका व्यापार इतना अच्छा था कि उनके आसपास के छोटे मोटे व्यापारी भी उन्हीं के पास से सारा सामान लेकर जाते थे, जिस कारण उनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने भले ही ज़्यादा पैसे नहीं कमाए थे, लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा कमाई थी। अब समय के साथ साथ दोनों बेटे बड़े हुए। दोनों बेटों की शादी अरविंद जी ने बहुत ही धूमधाम से की। उनके घर में कई अमीर घरों से रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने गरीब घर की लड़की से अपने बेटों की शादी की, यह सोचकर कि अमीर घर की बेटियों को तो कोई भी अपने घर की बहू बना लेगा, लेकिन गरीब घर की बेटियों को अपने घर की बहू बनाना सभी लोग पसंद नहीं करते। इतनी अच्छी सोच के साथ उन्होंने अपनी बहू गरीब घर से लाए, लेकिन बहुएं भी ऐसी आईं कि एक साथ इतना सारा धन दौलत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कभी अपने पिता के घर में भरपेट भोजन नहीं किया था, इसलिए जब ससुराल में इतना धन संपत्ति देखा तो उनके पैर जमीन पर ही नहीं टिके।
उन दोनों बहुओं में एक खूबी बहुत अच्छी थी कि वह दोनों दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके कारण अरविंद जी के दोनों बेटे करण और अर्जुन अपनी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों अपने अपने पतियों को जैसा कहती वे वैसा ही करते। जब तक दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी तब तक तो दोनों भाई अपने माँ बाप के लिए अपनी जान छिड़कते थे, लेकिन शादी होते ही यह धीरे धीरे अपने माँ बाप से इतने दूर हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अरविंद जी ने अपने दोनों बेटों को अपने शहर के बड़े स्कूल में यह सोचकर पढ़ाया कि दोनों अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन दोनों ही पढ़ाई में इतने कमज़ोर निकले कि दोनों ने अपने माता पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोची। अरविंद जी ने सोचा उनके बेटे हमेशा उनकी आंखों के सामने रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने उन दोनों को अपने कारोबार को ही आगे बढ़ाने में लगा दिया। एक दिन अरविंद जी ने अपने पुराने ग्राहक को सामान तो उधार में दे दिया, लेकिन उसका नाम अपनी डायरी में लिखना भूल गए। उस समय त्योहार का सीजन था, ग्राहक अधिक होने के कारण उनसे गलती हो गई, लेकिन अरविंद जी के अच्छे व्यवहार से सभी संतुष्ट थे, इसलिए ग्राहक भी त्योहार के बाद उनके उधारी के पैसे देने आया। जब उन्होंने डायरी खोलकर देखी तो उन्हें उनका नाम ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी गलती उस ग्राहक के सामने ही स्वीकार कर लिया कि त्योहार में भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्होंने डायरी में तो उसका नाम ही नहीं लिखा था, लेकिन उसकी कितनी उधारी है यह उन्हें मुंजवानी याद था। जब उस ग्राहक ने उन्हें उधारी वाली रसीदें दिखाई तो उसमें भी उतना ही हिसाब था जितना अरविंद जी ने बताया था। उस ग्राहक की नज़रों में अरविंद जी की इज्जत और भी बढ़ गई, लेकिन यह सारी बातें उनका बड़ा बेटा कर्ण सुन रहा था। वह अपने पिता पर गुस्सा से आग बबूला हो रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि अब वह अपने पिता को दुकान में कभी नहीं आने देगा, लेकिन उस ग्राहक की नज़रों में अरविंद जी की इज्जत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अरविंद जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं। कई लाखों का उधारी देने के बाद भी डायरी में यह सोचकर नाम नहीं लिखते हैं कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कोई भी इंसान हमारे साथ बेईमानी नहीं कर सकता है। यह बात उसने अपने और 4 दोस्तों को भी बताई। उसके 4 दोस्तों ने अपने अपने 4 दोस्तों को बताया होगा। इस प्रकार से अरविंद जी की अच्छाई की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन उनके काम से नाखुश थे तो केवल उनके बेटे। उस दिन अर्जुन दुकान के सामान के लिए दूसरे शहर गया हुआ था, इसलिए अरविंद जी की इज्जत बच गई, नहीं तो कर्ण और अर्जुन दोनों ही उस दिन रहते तो शायद अरविंद जी को मार भी पड़ सकती थी। कर्ण ने अपने पिता से इतना ही कहा, पापा आप थक गए होंगे और आपका दिमाग भी पहले की तरह काम नहीं करता, इसलिए घर पर जाइए और आराम कीजिए। जब थोड़ा अच्छा महसूस होने लगेगा तभी यहाँ आने की सोचिएगा, वरना यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उन पर गुस्सा होते हुए उन्होंने लगभग घसीटते हुए दुकान से बाहर धक्का मार कर निकाल दिया। बेचारे अरविंद जी उस दिन रास्ते भर रोते हुए अपने घर वापस आ गए। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उनका रुआसा चेहरा देखकर राधिका जी बोली, आज आपको क्या हो गया? आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? अरविंद जी ने राधिका को वह सारी बात बता दी जो दुकान में उनके साथ हुई थी। राधिका जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके ही बेटे अपने पिता से ऐसी बातें कर सकते हैं। उन्होंने जब कर्ण के घर आने के बाद सभी के साथ खाना खा लेने के बाद कर्ण को अपने पास आने को कहा तो वह अपनी माँ के पास न जाते हुए अपने कमरे में चला गया। राधिका जी को कर्ण का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगा। तभी वह थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, कर्ण मैंने तुमसे क्या कहा समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी कर्ण गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला
उतने में ही अर्जुन भी शहर से घर आ पहुंचा। कर्ण बोला, क्यों, मैं तुम दोनों का नौकर हूँ क्या? तुम जब कहो तब तुम्हारे पास आ जाऊँ। और हाँ, एक बार तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगा। इतना कहकर वह फिर से अपने कमरे में जाने लगा। उसी समय अर्जुन बोला, वाह भाई वाह, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। पापा से चुपके से साइन कराने में, नकली पेपर बनवाने में आपने सहारा लिया, लेकिन जब पैसों की बात आई तो आपने तो पूरा पासा ही पलट दिया। राधिका जी और अरविंद जी अपने दोनों बेटों को भूत बने देखती रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोनों क्या कह रहे थे। तभी उनके बड़े बेटे कर्ण ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, क्यों रे, तेरी जुबान ज़्यादा ही चलने लगी है। अगर वास्तव में इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? ऐसा कहकर उसे मारने के लिए दौड़ा। तभी करण की पत्नी आरती ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई साहब, कानून की किताब मैंने भी पढ़ी है, वकालत की पढ़ाई मैंने भी की है। आपने धोखे से अपने ही पिता से उनकी सारी संपत्ति हड़प कर अपने कब्जे में कर ली है। इस अपराध के लिए 400 BC का केस दायर कर आपको अंदर भी करवा सकती हूँ। आरती की बातें सुनकर कर्ण सकते में आ गया और बोला, अरे मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था अर्जुन, हम दोनों अपने माँ बाप की संतान हैं, तो उनकी जितनी भी संपत्ति है उस पर हम दोनों भाइयों का बराबर का हक है ना, मैं यह कहना चाहता था। तभी आरती कुटिल मुस्कान के साथ बोली, भाई साहब, सही रास्ते पर ही चलिए, यह आपके लिए ठीक होगा, वरना आगे क्या होगा उसके अंजाम के लिए आप स्वयं तैयार रहिएगा। दोनों बेटे और बहू की बातें सुनकर उनके माँ बाप के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर भी अरविंद जी ने हिम्मत जुटाकर सिर्फ इतना ही पूछा कि अरे नालायक, तुम दोनों ने मुझसे कागजात पर साइन कब करवा लिए? मुझे तो पता ही नहीं चला। तब कर्ण बोला, और बुढ़े, हमें नालायक कहने की ज़रूरत नहीं है, हम तो इतने लायक हैं कि अच्छा हुआ समय रहते हम लोगों ने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली, वरना पता नहीं आप तो बिना मतलब ही सारा धन यूं ही उड़ा देते। अब आपकी उम्र हो चुकी है ना, इसलिए आपके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। आप पूछ रहे थे ना कि हमने आपसे साइन कब करवाए उन प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सुनिए। जब त्योहार के सीजन में ढेर सारे पेपर लेन देन के लिए हो जाते थे, तब मैं ही उन पेपर के बीच बीच में कुछ पेपर प्रॉपर्टी के भी डाल दिया करता था, और आप पुत्र मोह में अंधे होकर हमसे बिना कोई सवाल जवाब किए ही बेफिक्र होकर साइन भी कर देते थे। बस ऐसे ही हमने आपसे सारे पेपर्स पर साइन करवा लिए। यदि हम दोनों भाई आपसे सीधे साइन करने को कहते तो आप तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे, इसलिए हमें यह जुगाड़ करना पड़ा। क्या ज़माना आ गया है, आजकल माँ बाप को अपनी ही औलाद पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए औलाद भी क्या करे, बेचारे को उल्टे सीधे काम करने ही पड़ते हैं। इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से जाने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी भी चली गई। वैसे ही करण भी वहाँ से उन्हें घूरता हुआ चला गया और उसकी पत्नी भी पीछे पीछे चली गई। अरविंद जी मन ही मन सोचने लगे, जिस औलाद के लिए मेरी पत्नी कितने साल तक रोई, मैंने भी कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, तब कहीं जाकर इनका मुंह देखने को मिला। लेकिन समय आने पर यही लोग ऐसा करेंगे।
ऐसा पता होता तो मैं भगवान से कभी भी संतान की आशा नहीं करता। यह दोनों हम दोनों को सुनाकर चले गए। मैंने इन्हें तो पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर मैंने इनकी परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। यह भी तो खुद मेहनत करके मुझसे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि मैं तो इनके बराबर पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राधिका जी उठी और अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, आप क्या सोच रहे हो जी, और आपको रोना क्यों आ रहा है? हमने इन जैसे नालायक औलाद को पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे तो अच्छा होता कि हमें निर्वंशी कहकर ही ताने मारते, लेकिन इनकी जैसी नालायक औलाद के हाथों जलील तो होना नहीं पड़ता। फिर राधिका जी बोली, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे लोगों के ताने से उतनी तकलीफ़ नहीं होती थी जितनी तकलीफ़ इन नालायक औलादों की करतूतों से हो रही है। दोनों बेटे और बहू उनकी बातें छुप छुप कर सुन रहे थे। जो बेटे कुछ देर पहले एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे, वह एक हो गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और अपने माँ बाप के पास जाकर गुस्से में बोले, बुढ़े, तेरी यह औकात है कि तू हमें नालायक कहे? अरे नालायक तो तू है जो उस ग्राहक का नाम डायरी में लिख कर नहीं रख सका। तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू किसी भी काम के लायक नहीं है। इसलिए नालायक हम नहीं बल्कि तुम दोनों हो। अगर वास्तव में अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से उठो और स्टोर रूम में जाकर वहाँ थोड़ी साफ सफाई करके वहीं अपने सोने लायक जगह बना लो। और हाँ, रही तुम्हारी खाने पीने की, तो 1 महीने तक माँ एक बेटे के घर में काम करेगी तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। तो पापा दूसरे बेटे के घर का काम करेंगे तो उन्हें उसी बेटे के घर से खाना मिलेगा। वैसे ही जब माँ दूसरे बेटे के घर 1 महीने तक काम करेगी तो उन्हें वहाँ से खाना मिलेगा। और पापा को दूसरे बेटे के घर पर काम करना होगा तो उन्हें वहाँ से खाना मिलेगा। और दोनों सोने के लिए वहीं स्टोर रूम में जाकर रात में सोएंगे। दोनों बेटों ने कहा और जाने लगे। तभी अरविंद जी बोले, बेटा तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन बेटा हम बूढ़ों पर इतना तो रहम करो। बेटा हमें अपने कमरे में तो सोने दो। तुम तो जानते ही हो तुम्हारी माँ को धूल मिट्टी से कितनी एलर्जी है, और स्टोर रूम तो कई दिनों से खुला भी नहीं है। लेकिन दोनों बेटों ने कहा कि तुम्हें अपने घर में रहने दे रहे हैं, यही शुक्र मनाओ, वरना मार कर जिस प्रकार दुकान से निकाला था वैसे ही घर से निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी निराश होकर वहाँ से उठे और स्टोर रूम की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर देखा तो सारे सामानों पर धूल की एक मोटी सी परत जमी हुई थी। अरविंद जी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और थोड़ी सी जगह की सफाई की ताकि वह दोनों वहाँ आराम से सो सकें। राधिका जी का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उनकी आँखों के सामने वे सारी बीती हुई यादें घूमने लगी जब वह शादी कर बहू बनकर उस घर में आई थी। उनके जीवन की वह सारी परेशानियां और उनके बच्चों द्वारा दिया गया जख्म कितना भी भूलने की कोशिश करती, लेकिन वह भूल ही नहीं पा रही थी। यही सोचकर वह बीमार रहने लगी। लेकिन बेटा बहू की शर्त थी, जब तक माँ एक बेटे के घर में काम नहीं करेगी तब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा, और जब तक पिता दूसरे बेटे के घर काम नहीं करेंगे तब तक उन्हें उस बेटे के घर खाना नहीं मिलेगा। इसलिए राधिका जी को आराम करने की उम्र में मजबूरन काम करना पड़ रहा था, नहीं तो भूखे रहना पड़ता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दोनों पति पत्नी दिन भर अलग अलग दोनों बेटों के घर काम करते। पास पास रहते हुए भी उन्हें एक दूसरे का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता था, और जब रात में अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते तो सिर्फ एक ही वादा एक दूसरे से लेते थे, राधिका जी अरविंद जी से
कहती, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वैसे ही अरविंद जी भी राधिका जी से वादा लेते हैं कि राधिका, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम्हारा साथ ही तो है जो आज तक मैं इतनी परेशानियों को झेल कर भी जिंदा हूँ, वरना मैं तो उसी दिन मर जा गया होता जिस दिन कर्ण ने मुझे दुकान से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। मैं उस दिन इतना उदास हो गया था कि मैं अपने जीने का सहारा ही खो बैठा था। लेकिन फिर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि जब मैंने दिन रात मेहनत कर के इतना कुछ कमाया और सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण, जिससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, उस गलती के कारण मेरी ही औलाद ने आज मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया, वह अपनी बूढ़ी सीधी साधी माँ पर कितना जुल्म ढा सकता है। वह यही सोचकर मैंने जिंदा रहने का सोचा। राधिका जी से कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे से वादा लेते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। एक दिन राधिका जी को ढंग का खाना न मिलने और काम का भार अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अरविंद जी तो दिन भर काम करके अधिक थकान होने के कारण जल्दी ही सो गए, लेकिन राधिका जी बुखार और पूरे शरीर में दर्द होने की वजह से कराहती रहीं। फिर आधी रात को जब अरविंद जी की नींद खुली तो उन्होंने राधिका जी को कराहते हुए सुना। उन्होंने राधिका के माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखी, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। फिर वे जल्दी से अपने बड़े बेटे के पास गए। उनका दरवाज़ा पीटा तो अर्जुन ने अंदर से कहा, कौन है इतनी रात को दरवाज़ा पीट रहा है? अरविंद जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। बेटा बुखार या बदन दर्द की कोई दवा हो तो दे दो बेटा, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। तभी अर्जुन ने उत्तर दिया, क्यों पापा, आपको पता नहीं है क्या? अभी माँ कर्ण के हिस्से में है। माँ उसकी तरफ काम कर रही है, तो आपको उसी से जाकर दवाई मांगिए। मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिए, समझे आप? और मुझे दोबारा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसका क्या अंजाम होगा आप तो जानते ही हैं ना। अरविंद जी वहाँ से निराश होकर अपने बड़े बेटे के पास गए और उसका दरवाज़ा पीटने लगे, क्योंकि वह राधिका जी की तबीयत को लेकर बहुत घबराए हुए थे। बहू ने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खोला। उसने देखा उसके ससुर जी दोनों हाथ जोड़े कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहा रहे थे। बहू ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, अरे बुढ़े, तुम्हें रात भर नींद नहीं आती तो क्या हमें भी चैन से नहीं सोने दोगे? खुद 2 दिन भर आराम फरमाते हो, लेकिन हमको तो बहुत से काम होते हैं, इसलिए जाइए यहाँ से, कहकर वह फिर से उनकी बात सुने बिना ही दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी अरविंद जी दरवाजे को अपने हाथों से रोकते हुए कहा, बहू राधिका की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तुम्हारे पास कोई बुखार और बदन दर्द की दवाई हो तो दे दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। कहते हुए वह फिर से अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ने लगे, लेकिन बहू का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा, क्यों, आप तो देवर जी के पास काम करते हो ना, तो जाइए उन्हीं से मदद मांगो। हाँ माँ जी, अगर खुद मदद मांगने आती तो मैं एक बार सोचती भी, लेकिन कल से तो माँ जी देवर जी के पास जाने वाली हैं। इस हिसाब से माँ की जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती और ना ही आपकी, कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अरविंद जी मायूस होकर और वहाँ से भी वापस अपने स्टोर रूम में आ गए। राधिका जी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही थी। अरविंद जी उनके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी बदल बदल कर लगाते जा रहे थे। जैसे तैसे सुबह हुई। अब उस दिन सुबह से ही राधिका जी को दूसरे बेटे के घर काम पर जाना था, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से वह नहीं गई। इसलिए छोटी बहू आग बबूला होती हुई राधिका जी के पास गई। उस समय अरविंद जी राधिका जी के माथे पे गीली पट्टी लगा रहे थे
उन्हें ऐसा करता देख छोटी बहू आग बबूला हो गई और जोर जोर से चिल्लाती हुई बोली, अरे बेशर्म हो, कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र का लिहाज करो। नाती पोता खिलाने की उम्र में रंगरलियां मनाने लगे हो। सारी लाज शर्म बेचकर खाई है क्या बुढ़िया? आज का तेरा काम कौन करेगा? तेरा मरा हुआ बाप। सुबह सुबह छोटी बहू की आवाज़ सुनकर बड़ी बहू और कर्ण सभी लोग वहां जमा हो गए। तभी अरविंद जी को छोटी बहू की बातें सहन नहीं हुई और उन्होंने अपनी छोटी बहू के गाल पर एक दो तमाचे मार दिए। अर्जुन ने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ रोक लिया। अब अर्जुन से सहन ना हुआ, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उन दोनों का सारा सामान उठाकर बाहर निकाल कर फेंक दिया और अपने माता पिता को भी लात घूंसे से मारा और दोनों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। कर्ण भी अर्जुन का बराबर साथ दे रहा था। वह भी अपने भाई को समझाने के बजाय अपने माता पिता का सामान फेंक रहा था और मज़े ले रहा था। अरविंद जी अपने बेटों के द्वारा अपमानित होकर जिंदा नहीं रहना चाहते थे, लेकिन राधिका जी के बारे में सोचकर फिर से हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाते हुए सबसे पहले उन्होंने राधिका जी को एक ऑटो में बैठाया और एक अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। जब राधिका जी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई तब वे दोनों कहाँ जाएं उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी राधिका जी के बुआ का बेटा उन्हें उसी अस्पताल में मिला और उसने बताया कि उसे दूसरे शहर में नौकरी लग गई है और उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट से मौत हो गई। उनके गांव वाले घर में रहने और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोग वहीं रह लेते तो मेरा काम आसान हो जाता। जैसे ही कोई व्यवस्था होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। राधिका जी और अरविंद जी यह सुनकर मन ही मन खुश हो गए। उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वे दोनों अपनी बुआ के खेत में मजदूरों की मदद से खूब मेहनत करते हैं। गांव की हवा शुद्ध होने और वातावरण बदल जाने की वजह से राधिका जी की तबीयत में भी बहुत जल्दी सुधार आ गया। लेकिन अरविंद जी के मन में एक बात थी जो निकल ही नहीं रही थी। वे इस उम्र में भी कुछ करना चाहते थे। उन्होंने 1-2 साल की फसल के पैसों को जमा रखा और राधिका जी के भाई से पूछा कि पैसों का क्या करना है, तो उसने कहा, आप लोग मेहनत कर रहे हो तो उन पैसों का उपयोग आप ही कीजिए, क्योंकि मुझे अपनी सैलरी इतनी मिल जाती है कि मुझे पर्याप्त हो जाती है। अरविंद जी ने राधिका से कहा, राधिका, खेती बाड़ी का काम सीजन आने पर ही किया जाता है, तो क्यों ना हम अपना पुराना काम चालू कर दें। उसके बारे में मुझे पूरा अनुभव है। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर से आरामदायक जीवन जी सकते हैं। तभी राधिका जी आश्चर्यचकित होकर बोली, अब इस उम्र में कितना काम कर लोगे और हमारे जीवन के दिन ही कितने बाकी रह गए। अरविंद जी गंभीर विचार की मुद्रा में बैठ गए। तब राधिका जी ने सहमति दे दी। राधिका जी जब राजी हो गईं तो अरविंद जी के शरीर में मानो नई ऊर्जा का संचार हो गया। उन्होंने छोटे स्तर से ही काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह फिर से होल सेलर बन गए। जब उनके पुराने ग्राहक ने सुना कि अरविंद जी ने फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है तो उनके व्यवहार से प्रभावित होकर वे उन्हीं से जुड़ गए। उनके पास जितने मजदूर काम करते थे, उनके बेटों के खराब व्यवहार के कारण उन्होंने स्वयं ही छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला अरविंद जी ने फिर से वही काम शुरू कर दिया है, तो दूर दूर से ग्राहक सिर्फ उनके व्यवहार के कारण उनके पास आकर काम करने लगे।
तब अरविंद जी की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। वहीं उनके बेटे करण और अर्जुन ने भी अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें दोनों चोरी करके अपनी अपनी जेब गर्म करते थे और अपने वर्कर से भी ऐसा व्यवहार करते थे कि उनके व्यवहार से आहत होकर उनके वर्कर्स एक एक करके उनका काम छोड़कर चले जाने लगे, जिसके कारण दोनों भाइयों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आए दिन दोनों भाई एक दूसरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। तभी एक दिन उन्होंने सुना कि कोई सेठ है जो अरबपति है, उनका अरबों का कारोबार है। वे इस ब्लॉक में जाकर गरीब लड़के लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाते हैं। यह बात करण और अर्जुन ने भी सुनी। कर्ण का बेटा और अर्जुन की बेटी भी शादी के लायक हो गए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे धूमधाम के साथ अपने बच्चों की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने भी उन गरीबों के साथ साथ अपने बच्चों का फार्म भी भर दिया। जब शादी की तारीख आई तो मैरिज हॉल को ऐसा सजाया गया जैसा लग रहा था स्वर्ग में आ गए हों। यह सब खर्च अरविंद जी ने ही उठाया था। सभी दूल्हा दुल्हन के लिए पहनने के कपड़े, गहने और दहेज के सारे जरूरी सामान जो एक सामान्य गृहस्थी में आवश्यक होता है, इतना सामान उन सभी वर वधू के जोड़े को अरविंद जी की ओर से दिया गया, क्योंकि उनका तो किसी भी प्रकार का कोई खर्च था ही नहीं और ना ही किसी बेटे या बेटी की शादी करनी थी जिसके लिए उतना धन जोड़कर रखते। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि एक दिन अपने बच्चों को इतना कामयाब बनकर दिखाएंगे कि दोनों भी देखते रह जाएंगे। लेकिन इतना नहीं सोचा था कि वह दोनों भी गरीबों की लाइन में अपने बच्चों का विवाह करवाने के लिए खड़े होंगे। उन्होंने जिन बच्चों के नाम के साथ उनके माता पिता का नाम देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिससे पहले तक उन्होंने 5 ब्लॉक में गरीब माता पिता के बच्चों की शादी करवाई थी, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन जब भी शादी के समय उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग हुई तो पत्रकारों को तिल का ताड़ बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने अरविंद जी से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि हर बार की शादी में तो यह बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, लेकिन इस बार की शादी में ऐसा क्या हुआ जो आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है और इतनी उम्र में वह भी बिना किसी मदद के इतनी सफलता पा लेना, यह सब कैसे संभव हुआ? अब कौन से धर्म संकट में पड़ गए कि लोगों को क्या जवाब दें? तभी राधिका जी अपनी कुर्सी से उठी और अरविंद जी के पास जाकर बोली, बता दीजिए ना, यह लोग भी तो हमारे ही बच्चे जैसे हैं। जिन बच्चों को जीवन भर की कमाई खिला दी वह तो अपने सगे नहीं हुए। अब इन बच्चों को अपनी सच्चाई बताकर कुछ रुपए कमाने का अवसर इन्हें भी देंगे। अब तो वहाँ मौजूद पत्रकारों को मौका मिल गया कि राधिका जी का कहने का क्या मतलब है। सभी पत्रकारों की जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने बताया कि जब से उनकी शादी हुई थी लोगों ने कैसे कैसे ताने दिए थे और दोनों बेटे के जन्म के बाद घर में किस प्रकार खुशियाँ मनाई गईं, लेकिन उन बच्चों ने अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को लात घूंसा मारकर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। लेकिन कहते हैं ना, समय सभी का एक सा नहीं रहता। बस वही हमारे साथ भी हुआ। हमने अपने बुढ़ापे में खूब मेहनत की पूरी ईमानदारी के साथ और हमारा घर इतना अच्छा था कि हमारे पुराने ग्राहक, पुराने कर्मचारी से हमारे पास आकर इतनी मेहनत करने लगे, हमारे बिजनेस को ऊंचा पहुंचाने में हमारी पूरी मदद की। और कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बस यही मेरे साथ भी इतनी बड़ी सफलता के पीछे भी मेरी पत्नी का हाथ है। अगर आज मेरी पत्नी राधिका जी मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। अरविंद जी ने जब अपनी सच्चाई बताई, अपनी सफलता का राज बताया,
तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके दोनों बेटों और दोनों बहुओं की नज़र अरविंद जी पर थी। अरविंद जी ने वहाँ का कार्यक्रम संपन्न कर दिया और जैसे ही अपनी पत्नी राधिका के साथ अपनी कार में बैठने के लिए कार के पास पहुँचे तो दोनों बेटे बहुए उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। सभी पत्रकार उनके पास पहुँचे और उनसे पूछने लगे कि आप लोग कौन हो और इस तरह पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांग रहे हो। अरविंद जी कुछ बोलने ही वाले थे, इससे पहले ही बोल पड़ा। हम लोग पहले इनके पास काम करते थे, लेकिन कुछ गलती के कारण सेठ जी ने हमें काम से बाहर निकाल दिया था, इसलिए हम इनसे माफ़ी मांग रहे हैं ताकि हमें फिर से अपने काम पर रखने का मौका दें। अरविंद जी का एक बहुत पुराना वफादार नौकर आया, जिसे कर्ण ने बदतमीजी और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर काम से निकाल दिया था। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, यह दोनों हमारे सेठ जी के नालायक बेटे हैं, जिन्होंने हमारे सेठ जी को पत्नी के कहने पर घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया था और हमारी सेठानी को बीमारी की हालत में घर से निकाल दिया था और आज बदनामी के डर से अपने आप को सेठ जी का एक मामूली सा कर्मचारी बता रहे हैं। बताने में शर्म आ रही है। उपस्थित लोगों ने सोशल मीडिया पर भी उनसे पूछा गया कि उनके पास जितनी संपत्ति है उसका क्या करेंगे। उन्होंने कहा, अब हमारा जीवन है, कितना बचा है। जब भगवान के पास से बुलावा आ जाएगा हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा जितना धन संपत्ति है उसका एक हिस्सा अपने पोते पोतियों के नाम करूँगा और बाकी की पूरी संपत्ति को प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह और अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे जैसे लोगों की सहायता के लिए जिनके बच्चे उनके बुढ़ापे में साथ छोड़ देते हैं। जब पत्रकारों ने कहा, अपने बेटों को क्या देना चाहेंगे, अरविंद जी से पूछा, तो इसका उत्तर राधिका जी को देने के लिए अरविंद जी ने कहा। तब राधिका जी दुखी होकर बोली, आज तक हमने सुना है कि भले ही पूत कपूत हो जाएं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन आज एक माता कुमाता बनना चाहती है। अगर गलती हो तो आप लोग मुझे इस बारे में समझाइए, लेकिन मेरा अपना विचार है। जिन लोगों के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया, कभी कहीं घूमने नहीं गई, उन्हें अच्छी परवरिश देने के चलते अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, लेकिन यह बुढ़ापे की लाठी नहीं बल्कि उस लाठी से मारने वाले बने। मुझे मरने की हालत में घर से बाहर निकाल दिया, अपने पिता को लात घूंसों से मार पीट कर घर से धक्के मारकर बाहर निकाला, इसलिए मैं इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। राधिका जी के विचार सुनकर सभी लोगों ने तालियों के साथ उनके विचारों का सम्मान किया। आज उनका मन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अब अपनी कार में बैठकर चले गए। बेटे और बहू उन्हें देखते ही रह गए। मारे शर्म के सर झुकाए वह मीडिया के सामने से हट गए। मीडिया वालों ने उनकी फ़ोटो वायरल किया। यही हैं कलयुगी बेटे, जिन्होंने अपनी माँ को बीमारी की हालत में अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। तो दोस्तों, अरविंद जी ने जो फैसला लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मेरी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।